particular video, we'll learn about the advent of Europeans in India. वो कैसे इंडिया में आए, रीजंस क्या था, वे, रीजंस, ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में आए कि मतलब पहले कौन आया, बाद में कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया. एंड ये जो ऑर्डर है इट इज बेस्ड ऑन दी कमिंग टू इंडिया. ओके, कि वो किस ऑर्डर में इंडिया में आए, नॉट द formation of their companies. Okay, तो ये जो order रहेगा it is not about the formation of companies but rather the order of coming into India, advent into India. Okay, so first was Portuguese, second Dutch, third English, fourth Danes and fifth French. इसको इजी वे से अगर याद करना हो, समझना हो अच्छे से और याद करके रखना हो तो इसका एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, PDF करके. इस डी को दो भाग में बांट दो, डी डी और बीच में ई लगा दो, अगल बगल P एंड F. तो PDEDF ये कैसे हो जाएगा? देखो ये तो बहुत लंबा हो गया बट PDF इज सो सिंपल, यू कैन लर्न इट बाय PDF. ओके, P for Portuguese, then Dutch, English, Danes and French. And then now we learn more about the advents. पर advent से पहले कि यूरोपियंस कैसे आए, कब आए, क्यों आए, रीजंस क्या थे, सब कुछ जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इम्पीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म से हमारा क्या मतलब है, मतलब व्हाट डज दीज टर्म्स मीन. ओके, अब ये इम्पीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म का मतलब समझना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि यही दोनों चीजें तो आकर ब्रिटिशर्स ने करी थी. एंड यूपीएससी कैन ऑलवेज आस्क यू द डेफिनेशन और द डिफरेंस बिटवीन इम्पीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, सो यू शुड नो अबाउट इट. ये प्रीलिम्स में भी ऐसे फालतू के क्वेश्चन ये बना देते हैं. सो रिमेंबर, छोटे छोटे टर्म्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पॉलिसी जिसमें एक नेशन अपनी पावर बाकी छोटे छोटे या फिर बाकी अदर नेशंस में वो एक्सटेंड करे. और ये बेसिकली देखो कॉमन सेंस है कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी तभी ना वो अपना इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज में कर पाएगी. सो बेसिकली imperialism is done by a strong country over weak countries. ओके, अब अगर बात करी जाए कोलोनियलिज्म की, तो कोलोनियलिज्म में क्या होता है? ये एक तरीके की स्पेसिफिक प्रैक्टिस होती है इंपीरियलिज्म की. इंपीरियलिज्म इज अ फुल कॉन्सेप्ट एंड कोलोनियलिज्म इज लाइक अ सब प्रैक्टिस अंडर द कॉन्सेप्ट कि अगर इंपीरियलिज्म करना है तो कोलोनियलिज्म होगा ही होगा. अब क्या है, अगर आप एक नेशन को अपनी पावर दूसरे नेशंस में एक्सटेंड करनी है तो उसके लिए उन्हें कोलोनियलिज्म करना पड़ेगा, मतलब अपनी कॉलोनी सेटअप करनी पड़ेगी, वहां पे अपना पावर उन जगह पर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. और जैसे ही ये जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है अपनी पावर इन छोटी छोटी कंट्रीज में एस्टैब्लिश कर देती है उसको हम बोलते हैं कोलोनियलिज्म. ओके, ये छोटी छोटी कॉलोनीज बन जाती हैं. यही चीज करी थी ब्रिटिशर्स ने ओवर इंडिया एंड मच मोर अनदर कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल like Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Nigeria, Kenya, and much more other countries. Even the Caribbean islands as well, like Jamaica and Barbadosa. Barbados. I'm very, very sorry about that. ओके, तो फिर आगे देखते हैं कि ये जो इम्पीरियलिज्म है और कोलोनियलिज्म है इसका एसेंस क्या हुआ था, मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या था, ये क्यों करते थे. अब इम्पीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म का जो एसेंस था वो बेसिक एसेंस था एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइटेशन के बहुत सारे डायमेंशन हैं. ओके, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2 एंड डायमेंशन 3. फर्स्ट डायमेंशन बीइंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन. अब वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते थे? हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल सस्ते में लिया और जैसे भी लिया, अगर कॉलोनी बना ली तो भाई खरीदने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर उनका ही राज हो गया. इन colonialization, I'm very much sorry, my tongue is slipping today. colonialization में क्या होता है कि अब उनको किसी की इजाजत की जरूरत तो है नहीं, उन्होंने तो जितना भी रॉ मटेरियल दिखा उठाया और भेज दिया अपनी कंट्री. तो क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेते थे हमारे इंडिया से और भेज देते थे अपने ब्रिटिश में, और जो फिनिश्ड गुड्स होते थे, फिनिश्ड गुड्स लाकर रख देते थे हमारे इंडिया में.
अब उस समय पर, जिस समय पर ब्रिटिशर्स आए, उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन अप्रॉक्स लाइक 16th सेंचुरी। और क्या होता था कि अगर एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहां पे मास प्रोडक्शन हो रहा है। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वी टेक के एक शर्ट है। अब एक शर्ट का प्रोडक्शन हम मान लेते हैं 10 रुपए है, अगर वो यहाँ पर बेचते हैं तो मुश्किल से 20 रुपए में बेच रहे हैं, है ना। बट वॉट यूज टू हैपन इन इंडिया, इंडिया क्राफ्ट या फिर हैंड क्राफ्ट, अब अगर यही चीज हाथ से बुनी जाएगी, हाथ से की जाएगी, हाथ हाथ की कारीगरी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा महंगी होगी। अब महंगी के लिए हम देख लेते हैं 50 रुपए जैसे इंडिया में। तो अब इंडिया में लाकर जो फिनिश्ड गुड्स रख दे रहे थे ना, वो फिनिश्ड गुड बहुत ही ज्यादा सस्ता हो रहा था, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट इन फिनिश्ड गुड्स पे हो रहे थे। और जिसकी वजह से जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो फेल मार गई, क्योंकि इंडिया में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं था, फैक्ट्री सेटअप हुई नहीं थी, तो अब वो सस्ता माल तो इंडिया प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा था। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है, डोमेस्टिक मार्केट जो है इंडिया की, इसी वजह से बिल्कुल तहस नहस होकर रख गई थी। अच्छा, इंडिया के जितने भी हैंड क्राफ्ट आइटम भी थे ना, तो हैंड क्राफ्ट आइटम को भी अगर ब्रिटिशर्स अपना एक्सपोर्ट करते थे इन देयर कंट्री, तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू बहुत शूट अप कर जाती थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की। और जब वो शूट अप कर जाती थी तो वहां पर लोग ज्यादा खरीदते नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा था। और एक टाइम के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इंडिया में पहले जो सिस्टम चलता था वो यही चलता था कि एक हैंडीक्राफ्ट है ना, वो अपने बच्चे को सिखाएगा, उसके बच्चे हुए, वो अपने बच्चों को वही सेम कारीगरी सिखाएगा। अब जैसे ये बोल सकते हैं कि एक नाई है, बाल काटता है, तो अपने बच्चे को भी वो बाल काटना ही सिखाएगा। ओके। एंड ऐसे ही हेरार्कियल सिस्टम चलता आता था कि नाई का बच्चा नाई बनेगा, फिर उसका बच्चा फिर नाई बनेगा। अब उसी तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो अपना जो काम करते थे वो अपने बच्चों को सिखाते थे। पर जब हैंडीक्राफ्ट से उनके बिकने बंद हो जाएंगे या चलने बंद हो जाएंगे, वो अपना पेट नहीं पाल पाएंगे इस पर्टिकुलर चीज से, तो वो कोई और काम करने लगेंगे। और जब वो कोई और काम करने लगेंगे तो वो अपने बच्चों को सेम चीज नहीं सिखाएंगे। और अगर वो चीज नहीं सिखाएंगे तो ये जो स्किल है ना इनकी हैंडीक्राफ्ट्स की, वो डेड हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिसको आता था उसने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, और उसके बच्चों को भी अभी आता नहीं। अभी यही सेम चीज हमारी लैंग्वेजेस में भी देखी जा सकती है। ये बोल रहे हैं ना कि हमारी लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं। अब जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, अगर फॉर एग्जांपल ए को आती है ना, एक पीढ़ी है ए, इसे आती है, सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ट्राइबल लैंग्वेज वन उसको आती है, ठीक है। पर उसका जो बच्चा हुआ, अब उसके बच्चे बी को उसने भेज दिया पढ़ने के लिए लंदन या फिर इंडिया में ही कोई ऐसी स्टेट में, चलो यूपी से ही भेज दिया। अब उस बच्चे को बुंदेलखंडी जरूर आती है, बट जो ट्राइबल लैंग्वेज उसकी है वो उसको नहीं आती है। तो जब वो उसको नहीं आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सटिंक्ट हो गई ना। ये जो वन लैंग्वेज थी वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुई, तो जब ये ट्रांसफर नहीं हुई तो ये एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि जब इसे नहीं आती है अपने बच्चों को नहीं बता पाएगा। तो ऐसे ही ना एक साइकिल सा चलता रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें एंड हो रही हैं हमारे इस समय पे। खैर, मैंने ये कुछ ज्यादा ही बता दिया इन एक्सटेंशन। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब आते हैं हम ये पॉलिटिकल सब्जुगेशन में। ये पॉलिटिकल सब्जुगेशन दो तरीके के हुआ, ठीक है। एक तो केस वन, देन केस टू। केस वन में क्या हुआ, ये यूरोपियंस गए, और जो कि यहाँ पर एक वो भी बताएंगे कि ये डिविडेशन कैसे हुआ। स्पेन को ये वाला पार्ट मिल गया था इन लेटर पार्ट, लाइक अभी थोड़ी देर में आई विल टेल यू हाउ। ये स्पेन इधर पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो स्पेन को मिल गया था, और ईस्टर्न वर्ल्ड पोर्चुगीज को मिल गया था टू एक्सप्लोर। ओके। तो जब स्पेन वाले इस तरफ को गए तो दे फाउंड रेड इंडियंस। रेड इंडियंस बेसिकली अमेरिका में उन लोगों ने सर्च आउट किया, और वहां पे उन्हें मिले रेड इंडियंस। उन्हें लगा कि भाई इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, बट दे वर नॉट इंडिया इंडियंस, दे वर रादर रेड इंडियंस। ओके। तो रेड इंडियंस को क्या किया, पहले केस में तो ये हो जाता है जो रेड इंडियंस थे उनको भगा के वो लोग खुद बस गए, ठीक है। कि उन्होंने खुद वहीं पे अड्डा बना लिया कि अब तो ये हमारी जगह है, हम यहीं पर रहेंगे। तो सबसे पहला केस तो ये हो गया कि गए, और जो वहां पे रहते थे उनको भगाकर खुद बस गए। सेकंड केस क्या हुआ हमारा, कि आए इंडिया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा इंडिया का। ओके।
इसका एग्जाम्पल था हमारे रेड इंडियंस, दैट इज बेसिकली अमेरिका। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। ओके, तो इंडिया में क्या हुआ, आई पॉलिटिकल सब्जुगेशन में दे सब्जुगेटेड द एम्पायर दैट वाज इन पावर। ओके, अब जैसे कि मुगल एम्पायर था, वो पावर में था, है ना। तो जब यूरोपियंस आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुगल्स को भगाया नहीं, या फिर जितने भी लोग वहां पर रह रहे थे उनको भगाया नहीं, रैदर उनको डोमिनेट कर दिया, खुद सुपीरियर बन गए और उनको इंफीरियर कर दिया। तो दे सब्जुगेटेड द पावर विच वाज ऑलरेडी इन पावर, और द एम्पायर विच वाज इन पावर। ओके, देन कम्स सोशियो कल्चरल डोमिनेंस। अभी बहुत ज़्यादा इजी है। सोशियो कल्चरल डोमिनेंस कैसे, सोशल मतलब जो हमारा सोसाइटी है उसमें कैसे बदलाव आया, कल्चर जैसे कि हमारी साड़ी पहनते हैं, लुंगी बांधते हैं, तो उसमें कैसे चेंज आया, भाई लुंगी की जगह जीन्स पहनने लग गए, है ना, और साड़ी की जगह फिर टॉप टी शर्ट ऐसे पहनने लग गए। तो इसमें क्या हुआ कि जो वेस्टर्न क्लोथिंग आ गई हमारे यहाँ, इट वॉज ऑल्सो अ चेंज। तो वेस्टर्न क्लोथ्स, हमारी मातृभाषा हिंदी थी, संस्कृत थी, उसमें क्या हुआ, वेस्टर्न लैंग्वेज आ गई विच वाज इंग्लिश। ओके, देन रिलीजन में बहुत चेंज हुआ, पहले सब हिंदू थे या मुसलमान थे, पर फिर क्रिश्चियन मिशनरीज आए। क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, कन्वर्जन करना चालू किया। जब उन्होंने कन्वर्जन किया तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाई। ये भी एक तरीके सोशो कल्चरल डोमिनेंस ही है। ओके, और बहुत सारे अलग चेंजेस हुए, जैसे वेस्टर्न कल्चर भी आया। So this was all about socio-cultural dominance. Now you all understand what is imperialism and what is colonialism and what is the essence of it. उसका impact क्या रहा, कैसे exploitation हुआ, exploitation के dimensions क्या है, you all know everything now. And if you think that this is getting boring, आप 1x पे करके देख लो, will be much easier and good for you. And trust me, it is a very एक्सप्लेनेबल वाला टॉपिक या फिर ऐसे वीडियो जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है ईच एंड एवरी डायमेंशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड वॉच इट। नाउ वी लर्न अबाउट दी रीजंस के ये यूरोपियंस थे वो इंडिया क्यों आए, ऐसा कौन सा रीजन था कि वो मजबूर हो गए इंडिया में आने में। सबको सिर्फ एक ही रीजन रटा हुआ है कि उन्हें स्पाइसेस चाहिए थे, बट देर आर मच मोर रीजंस अबाउट इट। अगर आपको अच्छे मार्क्स फेच करने हैं तो ज़्यादा रीजंस जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक तो कारण ये भी होता है कि जितने ज़्यादा आपको पता होंगे, जितने ज़्यादा याद रह जाएं, बेहतर रहता है। कि अगर आपने चलो 10 पढ़े तो अगर 5 भी याद रह गए तो इट इज़ वेरी मच गुड फॉर यू टू राइट इन योर एग्जाम्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अभी इसको मैंने डिवाइड किया है इन मिडिवल एज एंड इन 1453 एंड मॉडर्न एज। दिस इज बेसिकली द ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिवल एज टू द मॉडर्न एज। अब मिडिवल एज में क्या था, बहुत ज्यादा चर्च का डोमिनेंस था। चर्च का डोमिनेंस होने का मतलब है पोप रहते थे, ठीक है, तो पोप ना किंग से ज्यादा ऊपर होता था, जो पोप बोल देगा वो होगा ही होगा, है ना। तो चर्च का डोमिनेंस था, मतलब ये फेथ और रिलीजन का फेस था। यहाँ पे फेथ और रिलीजन बिल्कुल सुपीरियर होता था। इसकी वजह से रीजन और लॉजिक का कोई लेना देना था ही नहीं भाई। मतलब रीजन और लॉजिक से तो सबसे दूर थे, ये रीजन और लॉजिक बिल्कुल भी वर्क नहीं करता था इस फेज में। कि अगर कोई बोल दे कि साइंटिफिक हमें कुछ आगे वो करना है, नहीं भाई तुम बेवकूफ हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जीसस ने नहीं बोला है, हमारी बाइबल में नहीं लिखा है। तो बेसिकली रीजन और लॉजिक का फेस था ही नहीं ये मिडिवल एज। ओके, अब ये जो एज था ये था फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम होता है। ओके, अभी फ्यूडल सिस्टम में सबसे पहले ऊपर होता है किंग, किंग के नीचे होता है ड्यूक और अर्ल, अर्ल इसके नीचे होते हैं बैरन्स, बैरन्स के नीचे होते हैं नाइट्स, एंड नाइट्स के नीचे होते हैं सर्व्स, सर्व्स बेसिकली सर्वेंट्स। ओके, this is basically the topic about world history. I'll teach world history in next lectures as well. बट अभी इतना ही समझ लो कि फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, कैसा होता है। अभी फ्यूडल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो किंग होता है ना, किंग डिपेंड करता था फ्यूडल लॉर्ड्स पे एंड फ्यूडल फ्यूडल नाइट्स पे फॉर देयर आर्मी, कि भाई उन्हें आर्मी फ्यूडल लॉर्ड से ही मिलेगी। ओके, they were dependent on the feudal lords, the king. Okay, अभी ये तो जान लिया कि मिडिवल एज में क्या क्या था, है ना। बट ये समझना जरूरी है कि चलो ये सब तो था, पर इसका रीजन से क्या लेना देना है।
क्या हुआ, फेलियर होना चालू हो गया, ब्रेक डाउन, बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप, प्लस यहाँ पर ब्लैक डेथ डिसीज आ गया था, सॉरी डिसीज। अब ब्लैक डेथ डिसीज से आपका क्या मतलब है, इट केम इन 1347 एंड इट वाज आल्सो नोन एज बबूनिक प्लेग। ओके, अब ब्लैक डेथ डिसीज में क्या होता था कि जो इंसान की बॉडी होती थी ना वो बिल्कुल काली पड़ जाती थी, और जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, हमारे जॉइंट्स होते हैं, वहां पर ऐसे फफोले टाइप से पड़ जाते थे, इसलिए उसे बबून्स बन जाते थे, इसलिए उसे बबूनिक प्लेग भी बोला गया था। अभी इस जब ये आया ना तो इसको बोलते हैं एंड ऑफ मोरालिटी। इट वॉज एंड ऑफ मोरालिटी, क्योंकि क्या है कि अगर किसी को ब्लैक डेथ डिसीज हुआ है तो उसका मरना पक्का है, और ये कम्युनिकेबल होता था। तो लोगों ने क्या किया, माओ ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, बहनों ने भाई को निकाल दिया, माँ बाप ने बच्चों को निकाल दिया। तो बेसिकली इट वॉज एन एंड ऑफ मोरालिटी। और इसमें क्या हुआ, लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि सब कुछ भगवान के हाथ में है ना, और अगर भगवान ऐसा है, इतना निर्दयी है, ऐसा सब कुछ चीजें करा रहा है, तो भगवान सही है क्या, और क्या सच में भगवान है कि नहीं। तो ये जो एज ऑफ फेथ और रिलीजन था ना, ये बदलने लग गया बिकॉज ऑफ दिस बबूनिक प्लेग, क्योंकि इंसान इतना त्रस्त हो गया कि वो भगवान पे क्वेश्चन करने लग गया, दैट इज गॉड रियली देयर, या फिर सच में भगवान है, और अगर है तो फिर ऐसा है हमारा भगवान। वो लोग ये चीज क्वेश्चन करने लग गए, जिसकी वजह से ये जो एज ऑफ डोमिनेंस था ना चर्च का, और ये फेथ रिलीजन पे और रीजन और लॉजिक का कोई काम नहीं करता था वहां पे, ये चीज खत्म होने लग गई, जिसकी वजह से बर्थ होता है रेनेसांस का। ओके, रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, लेट्स सी इट। लेट्स कम टू द इवेंट विच हैपेंड इन 1453। देखो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो एरिया था, टेरिटरी था, ये रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल का, इट वाज एन रोमन एम्पायर। ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर में रोम आता था और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में कॉन्स्टेंटिनोपल आता था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाज अटैक्ड बाय जर्मन ट्राइब। ओके, इट वाज अटैक्ड बाय जर्मन ट्राइब। And if we see about the Eastern Roman Empire, it was also known as Byzantine Empire. It was attacked by Roman Turks. Okay, sorry, Ottoman Turks. Okay, ओटोमन टर्क्स में जो उनका सुल्तान था, सुल्तान महमूद सेकंड, उसने अटैक किया था, ही अटैक्ड, और उसने उतना टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिया था, विच रिजल्टेड इनटू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी इंटेलेक्चुअल पीपल थे वो भाग गए रोम की तरफ, रोम चले गए, और वहां पर जाकर उन्होंने किया रेनेसां। ओके, रेनेसां से आपको क्या समझ में आता है, इट वॉज रिफॉर्मेशन पीरियड, रेफॉर्मेशन पीरियड इन 16th सेंचुरी। नई नई चीजें आविष्कार करना, साइंटिफिकली आगे बढ़ना, यही सारी चीजें जो रेवोल्यूशन हुए हैं, जैसे कि हमारे अगर हम देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हो, कमर्शियल रेवोल्यूशन हो, ये सब कुछ रेनेसां का ही रिजल्ट था, इम्पैक्ट था। ओके, अब ये रेनेसां जो वर्ड है वो कहाँ से आता है, इट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो, ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बन जाता है। इट कम्स फ्रॉम रेनेस्कार, रेनेस्कार विच मीन्स रीबर्थ। ओके, अब इसमें समझते हैं कि चलो फॉल हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल का, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो इससे ट्रेड में क्या इफेक्ट आया, ये रीजन क्यों बना यूरोपियंस का इंडिया में आने का। तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या हुआ, जो ट्रेड रूट था ना वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो गया, जो लैंड का ट्रेड रूट था वो डिसरप्ट हो गया, वहां पे अरब बैठ गए, है ना। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई इन लैंड ट्रेड रूट, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर राइवलरी, है ना, कि अगर एक देश का दूसरे देश से ऐसे लड़ाई चल रहा है और यहाँ वाले देश को इस वाले देश में अपनी सप्लाई पहुंचानी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसको यहीं से निकलना पड़ेगा, और अगर यहाँ से निकलना पड़ेगा तो ये जो बीच वाला एनिमी बैठा हुआ है ना, ये निकलने नहीं देगा। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर राइवलरी थी ना, वो ट्रेड को आसानी से होने नहीं दे रही थी। अभी ऐसे समझ सकते हैं जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया का अच्छा खासा वो चल नहीं रहा है ना, मतलब तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो जो सेंट्रल एशिया है ना, सेंट्रल एशिया से जो ट्रेड है इंडिया का, वो बिल्कुल खाए बैठे हुए हैं, पाकिस्तान होने ही नहीं दे रहा है ना। तो उसी तरीके की से जो फॉल हुआ था कॉन्स्टेंटिनोपल का, इसका ये भी एक वो था, इम्पैक्ट था। अब क्या है, हायर टैक्सेशन,
और किसी को भी निकलना है, अरब थे, अरब लोगों ने वहां पे ऑक्यूपाई कर लिया, ओटोमन एम्पायर ने वहां पर ऑक्यूपेशन कर लिया, अपने ऑक्यूपाई कर लिया ये वाला एरिया। अब जब इन लोगों ने ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया तो कोई भी यहाँ से निकलना चाहेगा वो उस पर टैक्स लगा देंगे। अब जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, बेसिकली जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जा रहा था, तो महंगाई की वजह से भी ये एक तरीके से लिमिटेशन बना फॉर दी ट्रेड। और उसी की वजह से जो यूरोपियंस थे उन्होंने सोचा कि भाई हम इतना ज्यादा महंगा ट्रेड क्यों करें, इससे अच्छा हम एक नया रास्ता ढूंढते हैं ना इंडिया में आने का। अभी ट्रेड करने के लिए तो वो घर से बैठे बैठे ट्रेड कर पा रहे थे, पर फिर अगर उन्हें नया रास्ता ढूंढना पड़ता और वाटर वेज से आना पड़ता तो फिर उन्हें वहां पर रुकना भी पड़ता, इंडिया में अपने आप को बसाना पड़ता। ओके, सो दिस वाज आल्सो द रीजन फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अनदर बीइंग लूटिंग बैंड्स। अब लूटिंग बैंड्स क्या होते हैं कि जो, अब जैसे ऐसे तो बोल सकते हैं कि जो नदी होती है या सी रूट होता है उसमें भी पायरेसी चलती है ना, पर पायरेसी थोड़ी सी मुश्किल है, उसके लिए आपके पास शिप्स होनी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। पर लूटिंग बैंड्स में क्या है भाई, अगर आपका सामान रास्ते से जा रहा है, लैंड रूट से जा रहा है, और लैंड रूट पे अभी हाल ही किसी ने रोक के रामपुरी चाकू आपके गले में लगा के बोल दिया ला इतने पैसे निकाल, या हम तेरा सामान लेके जा रहे हैं। सो लूटिंग बैंड्स ऑन द लैंड रूट इज वेरी मच इजी, सिंपलर, है ना, किसी को भी एक्सप्लॉइट करने का, दिस इज अ वेरी नाइस वे एंड इजी वे। वेर एज पायरेसी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें शिप वगैरह चाहिए पड़ती है, एक्सीलेंस थोड़ा बहुत चाहिए पड़ता है उसका। सो दिस रीजन हैज बीन वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ जाते हैं मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज में बेसिकली सारे रेवोल्यूशंस ने टेक प्लेस किया था। एवरी रेवोल्यूशन हैपन, लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन और कमर्शियल रेवोल्यूशन। ये सारे रेवोल्यूशन के चलते, अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जो यूरोपियंस थे उनको एक नया मार्केट चाहिए था अपने सामान बेचने के लिए, एंड इंडिया वॉज अ ह्यूज मार्केट, हैज अ ह्यूज मार्केट, कि भाई यहाँ पर आके वो अपना सामान बेच सकते थे और अच्छा खासा कमाई करके लेकर जा सकते थे। सो इट वॉज बेस्ट फॉर देम, इसलिए भी आए थे वो। ओके, पहले बताया है बहुत ज्यादा, मैंने ऐसे डिटेल में बताया है जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नाउ इट इज वेरी इन अ क्रिस्प वे। ये रीजंस, तो रीजंस में सबसे पहला रीजन देखा था ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप। वही जो फ्यूडल सिस्टम होता था, फ्यूडल सिस्टम एक तरीके से हायरार्की होती थी, किंग, ड्यूक, अर्ल, फिर बैरन्स, फिर नाइट्स, फिर सर्फ्स। और बेसिकली ना ये एक तरीके से कास्ट सिस्टम की तरह होता था, यहाँ पर कोई भी सोशल मोबिलिटी मतलब ऐसा था एक्सेप्टेबल नहीं थी और पॉसिबल भी नहीं थी। वंस अ बैरन विल ऑलवेज बी अ बैरन, या फिर वंस अ ड्यूक विल ऑलवेज बी अ ड्यूक, मतलब उसके बच्चे भी ड्यूक ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मोबिलिटी पॉसिबल हो। ये एक तरीके से कास्ट सिस्टम की तरह ही था। तो जब ये कास्ट सिस्टम की तरह था, अब आप भी देख सकते हो कास्ट सिस्टम में लोग कितने ज्यादा हड़े हुए हैं, मोस्टली SC ST OBC, ये समझ सकते हैं कास्ट सिस्टम का बाहर क्या होता है। तो कास्ट सिस्टम में जैसे सोशल मोबिलिटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वैसे यहाँ पर इनके फ्यूडल सिस्टम में भी मोबिलिटी अलाउड नहीं थी, सोशल मोबिलिटी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे। इसकी वजह से ये इस चीज पर भरोसा नहीं करते थे फिर अब, और फिर चेंज चाहते थे, जिसकी वजह से रेनेसा हुआ था और रिफॉर्मेशन भी हुआ था। फिर सेकंड रीजन बीइंग ब्लैक डेथ डिसीज। ब्लैक डेथ डिसीज को बबूनिक प्लेग भी बोलते हैं, जो कि 1347 में हुआ था। अब ये समझते हैं कि ये जो डिसीज था वो आया कहाँ से। बेसिकली वहीं से जहां से सारे के सारे डिसीजेज आते हैं, चाइना से। सो इट केम फ्रॉम चाइनीज मंगोलिया। ठीक है, चाइनीज मंगोलिया से क्रीमिया गया, क्रीमिया से इटली पहुंचा, और इटली से फिर ये पूरे के पूरे यूरोप में मतलब फैल गया था। और आप ये समझो कि 4 साल में, 4 इयर्स में इसने 1/4 पॉपुलेशन को मार डाला था, मतलब एंड हो गई थी वो पॉपुलेशन, 1/4 पॉपुलेशन। ओके, अभी इस प्लेग को ऐसे भी बोला जाता है, इस डिसीज को ऐसे भी बोला जाता है कि इट वाज द एंड ऑफ मोरालिटी। ये जब आया तो मोरालिटी बिल्कुल एंड हो गई, क्योंकि सब मतलब जो रिश्ते थे वो कहीं के नहीं रह गए, कोई मतलब कुछ भी नहीं था। ओके, भाई बहन का नहीं रह गया सगा, बच्चे माँ बाप के सगे नहीं रह गए, सब एक दूसरे को बाहर फेंक रहे थे क्योंकि मरना तय था। और अगर वो उन्हें छू लेते, कम्युनिकेट हो जाता तो वो भी मर जाते, इसलिए वो सबको अपने आप से दूर कर रहे थे। इसको समझ सकते हो इन अ वे कोविड। कोविड भी बिल्कुल ऐसे ही था। तो जब ऐसे हुआ ना तो सबने क्वेश्चन किया कि भाई भगवान सही में है, और अगर है तो कैसा भगवान है। तो फिर जो उन्होंने इतना भरोसा करते थे भगवान पे, वो थोड़ा कम कर दिया, छोड़ दिया, फिर हुआ रेनेसा और रिफॉर्मेशन। ओके,
इधर पर देखते हैं कि फॉल हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल का, जो ओटोमन टर्क्स थे उन्होंने कब्जा लिया था जगह। अभी इसका ना थोड़ा सा आप मैप देखोगे ना समझ में आएगा बेटर। दिस इज द मैप एंड ये वाला जो एरिया है ना, ये दिस इज द ओटोमन टर्क्स एरिया। ओटोमन टर्क्स ने यहाँ पर कब्जाया था वो जो एरिया था कॉन्स्टेंटिनोपल का। बाइजेंटाइन एम्पायर पहले यहाँ पर था और बाइजेंटाइन एम्पायर को हरा के किसने, सुल्तान महमूद ने, महमूद सेकंड, इसने आकर हमला किया और ये जगह हथिया ली। इसको थोड़े बड़े फॉर्म में भी देख लेते हैं इस पूरे मैप को। लेट्स सी दिस। ओके, अरे बाबा, दिस इज द पार्ट ऑफ ओटोमन टर्क्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो ये जो पार्ट है ओटोमन टर्क्स का, ये हथिया लिया था। और जब ये हथिया लिया तो फिर फर्क कैसे पड़ा, अब आप ये देखो। इधर कहीं हमारा इंडिया है। ओके, लेट मी शो यू इन स्मॉलर वर्जन। ये लैंड रूट प्रॉब्लम्स हुई, क्रॉस बॉर्डर राइवलरी, हायर टैक्सेशन, और फिर जो ये लूटिंग बैंड्स थे, है ना, लूटिंग बैंड्स। अब बोलोगे पायरेसी होती है, तो मैंने समझा दिया है। पायरेसी के लिए शिप चाहिए, लूटिंग बैंड्स के लिए तो सिर्फ एक रामपुरी चाकू चाहिए या पत्थर वत्थर चाहिए मारने वारने के लिए, जो कि बहुत आसान होता है, बहुत आसानी अवेलेबल होता है। फिर नेक्स्ट रीजन वो स्पाइसेस। इंडिया वाज अ हब ऑफ स्पाइसेस, लैंड ऑफ स्पाइसेस, है ना। इतना ज्यादा स्पाइस था हमारे यहाँ जिसकी कोई हद नहीं। और ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी यूरोपियंस को। क्यों भाई, ऐसा होता था कि उनको जो उनका मीट वगैरह रहता था, मीट प्रिजर्व करने के लिए उनको ये स्पाइसेस लगते ही लगते थे। उनको बहुत जरूरी पड़ता था ये स्पाइसेस होना, नॉट जस्ट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फ्लेवर्स बट फॉर द प्रिजर्वेशन। ओके, they needed it for preservation. Next reason being 3G, gold, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। गॉड का क्या था, दूसरी टेरिटरीज में जाएंगे तो क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, है ना। उन्हें पता था इंडिया के पास भर भर के पैसा है, गोल्ड है, तो वहां पर जाएंगे, गोल्ड कमाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे तो ग्लोरी आ जाएगी, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। भाई अभी देखो, ये जो आना हुआ इनका, ये सी रूट से, ये सी रूट से कैसे ही आ जाते भाई, हाथी पे बैठ के तो आ नहीं सकते थे। ऑब्वियस सी बात है, शिप्स की जरूरत पड़ेगी। अब जब शिप बननी यहाँ पर यूरोप में चालू हो गई होंगी, यहाँ पर यूरोप में अगर शिप्स बननी चालू हो जाएंगी, तो उनको लगेगा ना कि इसका भी कोई इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, दिस ऑल्सो बिकेम द रीजन फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अगर शिप नहीं होती तो आते भी नहीं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये एक रीजन था। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे रीजन बना, देखो पहले ना जो पूरा पावर होता था वो किंग क्वीन के पास होता था। पर फिर क्या हुआ, उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनीज होनी चालू हो गई, वो प्राइवेट कंपनीज आ गई, खुद का पैसा आ गया। तो किंग और क्वीन पे रिलायबिलिटी कम हो गई, क्राउन पे रिलायबिलिटी कम हो गई, वो अपने डिसीजन खुद बना सकते थे ये जॉइंट कंपनी के ओनर्स। दिस ऑल्सो बिकेम द रीजन फॉर एडवेंट, क्योंकि अगर किंग क्वीन की होती तो भाई उनकी रजामंदी मांगो, उनकी परमिशन मांगो, तब जाके इंडिया आओ। पर ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज बन गई तो अपने मन से आने लगे, ठीक है। देन the most important reason is philosophy of mercantilism. ये अगर मौका मिला तो I'll teach you this concept in detail. If you want the video for it, do comment in the comment section and I'll provide you with the video for this topic. पर अभी थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेते हैं because it is very much important. ये जो मर्केंटिलिज्म की जो फिलॉसफी थी, उसमें मानते थे कि जो वेल्थ होती है, पैसा होता है, इट कैन नॉट बी जनरेटेड, इट कैन ऑलवेज बी एक्यूमुलेटेड। ये बहुत ज्यादा लिमिटेड वेल्थ होती है, क्योंकि इनके लिए वेल्थ हमेशा बुलियंस होते थे। ओके, बुलियंस लाइक सिल्वर, गोल्ड, ऐसे करके। और ये सोचते थे कि भाई आप इसको जनरेट नहीं कर सकते हो, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये एक तरीके समझ सकते हो लाइक अ केक। अगर एक पीस ऑफ केक किसी को मिल गया तो किसी ना किसी को कम मिलेगा। ओके, तो वो सोच रहे थे कि भाई हम तो पूरा केक खुद ही खा जाते हैं, अपने लिए ले लेते हैं पूरा का पूरा केक। तो उनकी सोच ये थी कि जितना ज्यादा हो सके हम चीजें अपने लिए ले सकें, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो इंडिया का पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। तो उस ये मर्केंटिलिज्म की फिलॉसफी के ही कारण इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था और हमारे यहाँ से इतनी सारी चीजें ली गई थी। इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत मोनोपोलाइजेशन भी करना था। मोनोपोलाइजेशन का एक कारण ये मर्केंटिलिज्म भी है।
क्योंकि मोनोपोलाइजेशन क्या होता है कि भाई हम ही बैठेंगे तो पूरा हम ही खाएंगे, है ना। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम मोनोपोलाइज कर लें ताकि जितना भी मार्केट है हम उसको ऑक्यूपाई करके जितना भी रिसोर्सेज है, जितना भी बुलियंस है, जितना भी वेल्थ है, हम अपने लिए सेव कर सकें। ओके, लेट्स सी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वही जो अभी पढ़ाया। फॉल हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल का, ओटोमन टर्क्स आए, है ना। लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया फॉर द सी ट्रेड, स्पाइस ट्रेड, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया जिसकी वजह से जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरा पूरा इसमें। अब इसमें सॉल्यूशन किसने ढूंढा? रेनेसां का ये जो हमारे प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी, इनको नेविगेटर भी बोला जाता है। ओके, इनको पाइन मतलब ऐसा बोला जाता है कि एज ऑफ डिस्कवरी इन्हीं की वजह से आई थी। इनका मोटिव सिंपल तीन चीजें थी, 3G, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। ओके, फिर क्या हुआ कि जो ये दो लोग थे ना, पोर्चुगीज और स्पेन, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे कि नहीं ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। तो फिर क्या हुआ, पोप आए, पोप ने बोल दिया कि अच्छा ये जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है ना, हम तुम दोनों के बीच में डिवाइड कर देते हैं। और वो डिवाइड किया बाय द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ये हुई थी 1494 में। और ये कैसे डिवाइड किया, लेट्स नो अबाउट दैट एज वेल। ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस में, उसमें क्या होगा, पोप ने बोला कि जो केप वर्डी आइलैंड है, केप वर्डी आइलैंड के 320 माइल्स वेस्ट, जो कि ये लाइन थी, 320 माइल्स वेस्ट से लेके जितना भी वेस्टर्न पार्ट होगा वो पूरा का पूरा स्पेन का होगा। और इधर से इस लाइन से जितना भी ईस्टर्न पार्ट होगा वो पूरा का पूरा पोर्चुगीज का होगा। ये पूरा नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड इस तरीके से बांट दिया गया था बाय द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ये रहा हमारा लाइन विच वॉज 320 माइल्स वेस्ट ऑफ केप वर्डी। ओके, केप वर्डी आइलैंड्स हैं ये, इस समय पर साउथ अफ्रीका का पार्ट है। ओके, इस तरफ का पूरा जो पार्ट है वो हो जाएगा स्पेन का, दैट इज वेस्टर्न वर्ल्ड। एंड पूरा का पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है वो हो जाएगा पोर्चुगीज का। पोर्चुगीज, 1 मिनट, विच इज बेसिकली द ईस्टर्न वर्ल्ड। ओके, ये था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, बहुत ज्यादा इजी है। अभी अगर आप ये चीज स्पेक्ट्रम में जाके देखोगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगे, बट इन दिस वीडियो लेक्चर ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आई हैव टोल्ड यू। मेरे को भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी, बट इट इज मच मोर इजी इन दिस वन। अब ये तो हमने समझ लिया कि जो इंडिया वाला पार्ट आया वो आया किसके हाथ में, पोर्चुगीज के हाथ में। मतलब स्पेन का कोई लेना देना नहीं गया अब इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया, स्पेन इंडिया में नहीं आएगा। उसकी एक ट्रीटी ऑलरेडी हो चुकी है जो कि पोप ने करवाई थी, और पोप सुपीरियर है, ठीक है, उसके आगे तो किसी की चलेगी ही नहीं। तो स्पेन नहीं आया था हमारे यहाँ। अब आएगा कौन, ऑब्वियस सी बात है, जब पोर्चुगीज के हाथ में बागडोर आई है तो पोर्चुगल ही तो आएगा, पोर्चुगीज ही तो आएंगे। तो अब देखते हैं ये पोर्चुगीज कैसे आए और प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में उनके अंडर कैसे कैसे लोग अंदर घुसे। ओके, तो सबसे पहले तो जो प्रिंस हेनरी था, इसको नेविगेटर बोलते थे, पोप ने नाम दिया था। इसने इनिशिएटिव लिया था कि चलो भाई मैं खोजूंगा नया वर्ल्ड, मैं खोजूंगा इंडिया को। पर ये खोज नहीं पाया था ज्यादा। बार्थोलोमेओ डियाज आया, फिर इसने ना सेम रूट पे गया जैसे कि प्रिंस हेनरी गया था, पर वो फिर पहुंचा केप ऑफ स्टॉर्म पे। अब जो केप ऑफ स्टॉर्म पे वो पहुंचा ना, भाई वो ना उसके आगे जा नहीं पाया, वो क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए उसने खुद ही नाम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म। ओके, पर फिर वेस्को ड गामा आया, वेस्को ड गामा भी सेम रूट पे चला। अब इस बार क्या किया उसने, जो ये अफ्रीका का पार्ट था ना, ये वाला, लाइक दिस अफ्रीका पार्ट, लेट मी टेल यू इन द उसमें मैप में, ये वाला जो पार्ट है ना इधर, पहले तो जो बार्थोलोमेव डियाज आया उसने इसको केप ऑफ स्टॉर्म बोला, क्योंकि वो नहीं निकल पाया था। फिर वैस्को ड गामा आया, जब वैस्को ड गामा आया तो उसने ये चीज क्रॉस कर ली। तो जब उसने ये क्रॉस कर लिया ना, तो उसने इसी जगह को जो पहले बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ स्टॉर्म बोला था, उसने नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। ओके, केप ऑफ गुड होप। सो ही नेम्ड इट केप ऑफ गुड होप, क्योंकि वो उससे निकल गया था। और वो निकल के कहाँ पहुंचा, सीधे सीधे कैलिकट पहुंचा इन 1498। कैलिकट केरला में है। और ये वेस्को ड गामा देखो क्या है ना, घर के ही लोग मारते हैं। तो ये जो वेस्को ड गामा है वो ऐसे ही नहीं आ गया था। ओके, उसको ना एक गुजराती पायलट था, वो लेकर आया था इंडिया तक। उसका नाम था अब्दुल मजीद। ही वॉज अ गुजराती पायलट हु ब्रॉट वास्को ड गामा टू इंडिया। अभी ये वास्को ड गामा किस शिप से आया था, तो शिप का नाम था साओ
Gabriel. Very much important facts for your prelims. Okay. चलो ये तो होगी पोर्चुगीज की बात, पर स्पेन ने भी तो कुछ ना कुछ किया ही होगा यार। तो स्पेन में कौन था हमारा? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस चला और वो चलता 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 चला गया, कहाँ पर पहुंचा? रेड इंडियंस के पास। उसको लगा कि भाई मैंने तो इंडिया ढूंढ लिया, इंडिया ढूंढ लिया, बट रादर देन फाइंडिंग इंडिया ही फाउंड अमेरिका। ओके, उसने अमेरिका इनहेबिटेंट्स को ढूंढ लिया था। ओके, और ये चीज काम उसने कब किया था? 1492 में। सो इट वाज अबाउट स्पेन। ओके, now let's talk about the actual topic. This is the advent of Europeans in India. पहले हमने reasons वगैरह सब कुछ देख लिया, treaty वगैरह देख ली. Now we'll talk about the actual Europeans which come to India. Who came to India? सबसे पहले थे हमारे पोर्चुगीज। ठीक है, तो पोर्चुगीज में सबसे पहले देखा 1498 में वास्को ड गामा आया था। वास्को ड गामा को हेल्प किया था अब्दुल मजीद ने। अब्दुल मजीद हमारा एक गुजराती पायलट था। ओके, ये मैं जो लिख रही हूँ, आई नो यू पीपल कांट अंडरस्टैंड, और मैं इतनी ज़्यादा तेज लिख नहीं पाती हूँ, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय वट एवर आई एम सेइंग। कनेक्ट कर लेना थोड़ा बहुत, एंड इफ़ यू वांट द नोट्स प्लीज़ go ahead and pause it and make the notes, and if you want the PDF of this lecture as well, कि ये पूरा का पूरा अगर आपको PPT चाहिए है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। I'll try to provide you as soon as possible. Okay, now coming back to the topic, 1498 में वास्को ड गामा आया by the help of अब्दुल मजीद, एंड देन व्हाट हैपेंड कि वो किसके कोर्ट में आया? तो वो जो कोर्ट में आया था वो आया था जमोरिन के। अब जमोरिन तो बोलते हैं पोर्चुगीज में, पर असली नाम उसका था समूथ्रिन। समूथ्रिन के कोर्ट में आया था एंड ही वेलकम्ड हिम। वेलकम का मतलब ये नहीं हुआ है कि भाई आरती वारती करी थी, हार वार पहनाया था, मतलब वेलकम का मतलब यही होता है कि मारा नहीं उसको उसने। ठीक है, मतलब समुद्रन ने वास्को ड गामा को मारा नहीं, यही वेलकम था उसकी तरफ से। अच्छा, जब ये वास्को ड गामा वापस गया ना तो ये 60x प्रॉफिट लेकर गया, 60 टाइम्स अपना प्रॉफिट लेकर गया, जिसकी वजह से जितने भी यूरोपियंस थे उनकी सबकी आंखें जो है ना ऐसी फटी की फटी रह गई कि भाई ये क्या लेके आ गया। तो सबको पता चल गया कि अरे इंडिया में तो अच्छा खासा मतलब व्यापार का ऐसा अपॉर्चुनिटी है, और हम जाएंगे तो हम बहुत सारा कुछ कमा कर ले आएंगे। ओके, तो फिर सेकंड विजिट जो उसकी थी वो थी 1502 के अराउंड। और इस बार जब वो आया ना तो उसका सिर्फ मोटिव ये नहीं था कि मुझे व्यापार ही करना है, उसका मोटिव था फैक्ट्री लगाने का, कि भाई अब तो यहीं पे बस के काम करूंगा। अच्छा, जो उस समय की फैक्ट्री थी, जो फैक्ट्री बोला जाता है, इट डजंट मीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसका बेसिक मतलब होता है एक ऐसी जगह, मतलब आज के समय पे हम जिसको वेयर हाउस बोलते हैं, उस समय पे उस चीज को फैक्ट्री बोला जाता था। और अगर इस फैक्ट्री के अगल बगल आपने इसको घेराबंदी करके इसका प्रोटेक्शन के लिए आपने दीवारें उठा दी हैं, तो फोर्टिफाई कर दिया अगर आपने इसको, तो उसको फोर्ट बोलने लगते थे। ओके, तो बेसिकली ऐसा कोई राजमहल सा नहीं बनवाते थे फोर्ट के लिए, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे फोर्ट विलियम, फोर्ट एंजेला ऐसे करके। तो उसमें ऐसा कोई मतलब आज के दिन में जो हमारा रानी का किला होता है, राजा का किला होता है ना, दतिया का किला या फिर लाल किला, ऐसा ऐसा नहीं होता था वहां पे फोर्ट। सीधा सीधा मतलब ये होता है फैक्ट्रीज जो होती थी, फैक्ट्री को अगर फोर्टिफाई कर दिया है तो उसी को हम फोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्री होती है बेसिकली हमारी वेयर हाउस होती है, मतलब सामान रखने की यूनिट्स होती हैं। पोर्चुगीज की सबसे पहली फैक्ट्री थी कैलीकट में। अर्ली फैक्ट्रीज अगर कुछ देखे तो वो कोचिन में लगाई, क्विलन में लगाई और कन्नौर में लगाई। पर इनका जो हेडक्वार्टर बना ना वो कोचिन में बना पहले, पर फिर बाद में ये गोवा में शिफ्ट हो गया था। अब गोवा को सुल्तान ऑफ बीजापुर से एक्वायर किया था एल्बुकर्की ने। अब ये गवर्नर हैं पोर्चुगीज के, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। एल्बुकर्की से एल्बुकर्की ने जो है इसको एक्वायर किया, ऑक्यूपाई किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से, बीजापुर के सुल्तान से। और फिर नीनो द कुन्हो के टाइम पे, नीनो द कुन्हो ये भी एक गवर्नर है, उसके टाइम पर जो ये हेडक्वार्टर कोचिन में था उसको शिफ्ट करके कर दिया गया गोवा में। ओके, अब जो कुछ फेमस या फिर इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड थे वो थे स्पाइसेस, आइवरी प्रोडक्ट्स, एलिफेंट्स, टेक्सटाइल्स, इंडिगो, स्लेव एंड हॉर्सेस। ओके, मोस्ट कॉमन जो सब जगह आपको दिखेंगे वो है स्पाइसेस, टेक्सटाइल, इंडिगो। ओके, ये तो कुछ कॉमन ही है जो सभी यूरोपियंस ट्रेड करते थे। इट इज अ मच इजियर वे टू लर्न। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द की गवर्नर्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर्स थे जो इंडिया आए और उन्होंने बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया। सबसे पहले था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके,
इसने गवर्न किया था 1505 से 1509 तक। व्हाट हैपेंड इन दिस पीरियड वाज, ये जो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा था ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता था कि अगर आपने सी पर, ओशन पर पावर जमा लिया ना, तो ये मान लो आप उस टेरिटरी पर मतलब बिल्कुल ऐसे मोनोपलाइज कर सकते हो, कब्जा कर सकते हो, है ना, आप पावरफुल बन सकते हो, क्योंकि कोई भी इंसान आएगा या फिर कोई भी पावर आएगी तो वो सी के ही द्वारा आएगी। तो उन्होंने लिया एक कॉन्सेप्ट था, मतलब एक सिस्टम उन्होंने लागू किया, पॉलिसी लागू करी ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से। ब्लू वाटर पॉलिसी में उनका जो मेन फोकस था वो था सी पे, इंडियन ओशन पे, कि भाई हमें इस पे पावर एस्टेब्लिश करनी है। इसके बाद ना इन्होंने कार्टेज सिस्टम भी था, कार्टेज सिस्टम को लेकर आया। तो कार्टेज सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, कि अगर इस जो पावर है या फिर जो इंडियन ओशन है जिस पर ये पोर्चुगीज ने कब्जा कर रखा है, अगर किसी को भी वहां से निकलना है या फिर उधर पर ट्रेड करना है या फिर उसके आसपास जितनी भी टेरिटरीज है वहां पर ट्रेड करना है, तो कुछ पैसा या फिर जो टैक्स बोलते हैं हम उनको टैक्स देना पड़ेगा टू द पोर्चुगीज। तो इट वाज बेसिकली अ नेवल ट्रेड लाइसेंस, ठीक है, नेवल ट्रेड लाइसेंस विच वाज इशूड बाय द पोर्चुगीज कंपनी टू ट्रेड इन इंडियन ओशन। ओके, तो पोर्चुगीज के पास पावर थी कि वो बढ़िया से टैक्स लगा सकते थे, ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते थे कि भाई अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो मुझसे ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। दिस वाज द मीनिंग ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टेज सिस्टम। ओके, देन केम अल्फांसो डी एल्ब्यूकर्की। ओके, एल्ब्यूकर्की, भाई बहुत ही ज्यादा वाहियात से नाम है, याद नहीं होंगे, बट ट्राई एल्ब्यूकर्की ऐसे करके कर लेना, कि एक तो अल्मीडा था, एल्ब्यूकर्की था और फिर कुनहुआ था, ठीक है। तो एल्ब्यूकर्की था, इसने 1509 से 1515 तक रूल किया था या फिर गवर्न किया था। ये ना बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी था, इसको रियल फाउंडर कहते हैं ऑफ पावर, ठीक है। ये असलियत में अगर पोर्चुगीज की पावर किसी ने एस्टेब्लिश करी थी इंडिया में तो दिस वाज द पर्सन। ओके, इस इंसान ने इंडिया तो इंडिया बाकी कुछ और टेरिटरीज पे भी कब्जा कर लिया था, जैसे कि सेलोन, मलक्का, हॉर्मुज एंड मालाबार। ओके, अब देखी जाए तो जो कार्टे सिस्टम है, ब्लू वाटर पॉलिसी तो भाई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेके आया था। उसका मतलब था कि भाई जो हमारी मतलब सी पावर है, नेवल पावर है, हमें उसको पावरफुल बनाना है, सी में बिल्कुल पावरफुल बनना है। बट वो कैसे करेंगे, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क लेके आया था। जैसे बताया कार्टे सिस्टम, तो कार्टे सिस्टम यही महाजन लेकर आए थे, ठीक है। और फिर इन्होंने एक और काम किया था, जो ये गोवा है ना, गोवा ऑक्यूपाई कर दिया था बाय दी सुल्तान ऑफ बीजापुर। भाई सबसे लास्ट में जाने वाले भी ना हमारे इंडिया से ये पोर्चुगीज ही थे। अगर आप ध्यान दें तो अभी ये जो पोर्चुगीज है हमारा गोवा को अभी अभी तक होल्ड कर रखा था। नाउ कमेंट इन सेक्शन कि गोवा को कब छोड़ा था, इन विच ईयर डिड पोर्चुगीज एक्चुअली लेफ्ट इंडिया। ओके, तो ये जो सुल्तान ऑफ बीजापुर था, सुल्तान से ये गोवा था, ये एल्बुकर्की ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और फिर जो कून्हो चला था ना, कून्हो ने किया था ये गोवा को, गोवा से मतलब कोचिन से शिफ्ट करके जो हेडक्वार्टर है गोवा कर दिया था, एंड इट वाज डन बाय कून्हो। ओके, गोवा को ऑक्यूपाई किया एल्बुकर्की ने और कून्हो ने उसको हेडक्वार्टर बना दिया। ओके, ये महाजन सिर्फ बुरे ही नहीं थे, थोड़े बहुत अच्छे भी थे। ये जिस टेरिटरी पर रूल कर रहे थे वहां से इन्होंने सती अबॉलिश कर दी थी, मतलब गोवा में जो सती होती थी, सती वहां से अबॉलिश कर दी थी उन्होंने। तो इफ यू आस्क अबाउट द फॉरेन पावर और यूरोपियन पावर जिसने सबसे पहली पहल ली सती को अबॉलिश करने में, तो इट वाज एल्बुकर्क। अगर कभी भी क्वेश्चन बन भी जाता है ना कि हु अबॉलिश सती एंड हु वाज द पायनियर, या फिर मतलब अगर सती के बारे में कुछ भी आता है तो आप एल्बुकर्की का नाम लेके या लिख के थोड़े से पॉइंट्स कमा सकते हो, मार्क्स कमा सकते हो, क्योंकि ये हर कोई नहीं लिखेगा। ओके, एल्बुकर्की का आप लिखोगे तो किसी को पता भी नहीं है ज्यादा, और आप लिखोगे पर ये मत लिखना कि एल्बुकर्की वाज द फर्स्ट वन टू अबॉलिश सती, रादर राइट ही अबॉलिश सती इन दी टेरिटरीज विच दे रूल्ड, और वो टेरिटरीज जो उनके कब्जे में थी, बेसिकली गोवा। ओके, तो जो पहला इनिशिएटिव लिया था इट वाज टेकन बाय एल्बुकर्की। आओ अब कुन्हो दादा की बात करें। कुन्हो दादा ने क्या किया, सबसे पहले तो जो कैपिटल कोचिन में था, कोचिन से शिफ्ट कर दिया गोवा में। और हाँ, ये गोवा जो ऑक्यूपाई हुआ था ना वो 1510 में हुआ था। और कोचिन से ये जो गोवा शिफ्ट मतलब हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कर दिया था गोवा में। ओके,
फिर उसके बाद क्या हुआ, इफ वी टॉक मोर, 1534 में ये जो कुनो आए थे ना, ये 1529 और 38 के बीच में थे। 1534 में क्या किया इन्होंने, दीव, बसीन, ये सब कुछ एक्वायर कर लिए थे बाय किंग बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ओके, जो गुजरात के राजा थे बहादुर शाह, उनसे दीव और बसीन कब्जा लिया था। और फिर इनसे ये जो बहादुर शाह है ना, इनसे ही 1559 में दमन भी हथिया लिया था कि भाई दमन भी लाओ दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पोर्चुगीज हैं उनके पास क्या क्या आ गया, दीव आ गया, बसीन आ गया और दमन आ गया। अब ये सब कुछ खो भी देंगे, देखो कैसे। देखो 16th सेंचुरी के एंड तक तो पोर्चुगीज का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा कि हाँ चलो अच्छी खासी टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी। जो मेन मेन मैंने बताई है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत सारी अलग भी टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी, जिसमें से हुगली वाज वन ऑफ देम। पर फिर ये जो 16th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, डिक्लाइन चालू हो गया, मतलब पावर में थोड़ा सा डिक्लाइन चालू हो गया इनका। 1631 में क्या हुआ, हुगली जो थी, ये हुगली हार गए। अब किसने छीन ली इनसे हुगली, कासिम खान ने। कासिम खान शाहजहां के कोर्ट का एक नोबल था, मतलब जो नोबल्स होते हैं ना, जैसे कि अकबर बीरबल हो गए, तो बीरबल वाज वन ऑफ द नोबल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, है ना। तो वैसे ही शाहजहां के कोर्ट के बहुत सारे नोबल थे, जिनमें से एक कासिम खान थे। कासिम खान चले तो हुगली उन्होंने पोर्चुगीज से छीन ली इन 1631। ओके, फिर 1661 में क्या किया पोर्चुगीज ने, बॉम्बे जो था, बॉम्बे था उनके पास, बॉम्बे दे दिया चार्ल्स को। चार्ल्स वॉज किंग ऑफ ब्रिटेन, तो दहेज में दे दिया था बॉम्बे। पोर्चुगीज क्या है, अपनी बहन की शादी, जो वहां पे राजा बैठे थे वो अपनी बहन की शादी कर रहे थे टू दी चार्ल्स सेकंड। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भैया आप बॉम्बे ले लो हमसे। तो अब आप यहाँ पे याद रखना ये चीज मायने रखेगी बॉम्बे की। ये बॉम्बे जो था डाउरी पे इंग्लिश ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी मिल चुका था। तो अगर हम जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में ब्रिटिशर्स के ऊपर आएंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे आई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आएंगे, तो अंडरस्टैंड दिस कि बॉम्बे पहले से ही ब्रिटेन के पास था, बिकॉज पोर्चुगीज ने उन्हें दे दिया था। ओके, इफ वी टॉक मोर, तो 1739 में, अब ये जो बात करी थी ना तो मैंने बसीन, ये आ गया था इनके पास, ये वाला बसीन। तो 1739 में सेलसीट और बसीन दोनों के दोनों मराठाओं ने ले लिए थे। अब देखो ये जो पोर्चुगीज हैं जैसे तैसे थोड़ी बहुत टेरिटरीज इन्होंने ऑक्यूपाई करी, और वो टेरिटरीज ले आफ्टर 16th सेंचुरी कैसे कैसे चली गई। सो दिस इज ऑल्सो है। ओके, अब ये देख लेते हैं व्हाट वर द रीजंस कि ये पोर्चुगीज फेल क्यों हुए, एंड देन वी विल सी कि भाई इन ये कुछ तो देकर गए होंगे ना इंडिया में। जैसे अभी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट था वो देकर गए, भले ही अपने फायदे के लिए किया हुआ हो उन्होंने, पर वो देकर तो गए ना, कुछ तो भला हुआ ना। तो ऐसे पोर्चुगीज भी किसी ना किसी चीज को देकर गए हैं हमारे इंडिया को। लेट्स सी दैट इज वेल। अब देखो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो वो ये लोग थे बहुत ज्यादा रिलीजियसली इंटॉलरेंट पीपल थे, मतलब उनके लिए क्रिश्चियनिटी मेन थी, और वो फोर्सफुल कन्वर्जन भी कराते थे ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं था कि हिंदुओं को एक्सेप्ट करें या मुस्लिम्स को एक्सेप्ट करें। वो रिलीजियसली बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट थे और कन्वर्जन में मतलब फेथ रखते थे, और उनका ना बहुत ज्यादा रिलीजन पे बहुत ज्यादा भरोसा था। वो लोग बहुत ज्यादा फोकस ना रिलीजन पे कर रहे थे rather देन बिजनेस और ट्रेड, ऐसा था। ठीक है, फिर पायरेसी वाली चीज आ जाती है। तो जो सी पायरेट्स थे बे ऑफ बंगाल से, इन लोगों को ना ऐसा भर के परेशान कर रखे थे, है ना। फिर ये जो ब्राजील की डिस्कवरी हुई ना, तो जो पोर्चुगीज था उनका फोकस फिर ब्राजील पे चला गया, उनका अटेंशन फिर बट गया था टू दी वेस्ट। ओके, ये तो हो गए कुछ बाहरी रीजन। अंदर के रीजन जो खुफिया रीजन है वो बताते हैं। अब ये जो एल्बर्कर्की के जितने भी सक्सेसर थे ना गवर्नर, वो बहुत ज्यादा वीक इन नेचर थे, बहुत ज्यादा वीक थे, है ना। उन्होंने दूसरा रीजन ये, उन लोगों ने सोचा कि हम ना अपना पूरा कंट्रोल सी पे कर लेते हैं। उन्होंने लैंड पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया। पोर्चुगीज डिडंट फोकस ऑन लैंड। ओके, पोर्चुगीज जो थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड बाय एरिस्टोक्रेसी, है ना। तो जो मर्चेंट्स थे वो ज्यादा ऐसा इंजॉय नहीं कर पाए सोशल इन्फ्लुएंस।
उनको ये था कि नहीं भाई हमारा जो रिलीजन है वही महान है, तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि सोशल इन्फ्लुएंस वो ज्यादा एंजॉय कर पाए। अब ये जो पोर्चुगीज थे, जो पोर्चुगीज ऑफिशियल्स थे, वो बहुत ज्यादा जो होम गवर्नमेंट था उससे बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड थे कि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो जब उन पे ध्यान नहीं देगा, उनकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा कम थी। अब ये चीज उस पर मजबूर कर रही थी, पोर्चुगीज को मजबूर कर रही थी करप्शन करने पे। यार अगर मेरे पास प्रॉपर सैलरी नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अब मेरी जरूरतें ज्यादा है, वो जरूरतें कैसे पूरी होंगी? बाय डूइंग करप्शन, बाय टेकिंग ब्राइब्स, ऐसे ही करके मेरी चीजें पूरी होंगी। तो जो पोर्चुगीज ऑफिशियल्स थे वो करप्शन करने लग गए थे। एंड लास्ट रीजन इज बाकी के जब यूरोपियंस अंदर आए तो यूरोपियंस जो जैसे कि बाकी थे, डच हो गए, इंग्लिश हो गए, डेन्स हो गए, फ्रेंच हो गए, ये पोर्चुगीज से बहुत ज्यादा पावरफुल थे और पोर्चुगीज इन लोगों को ओवर पावर नहीं कर पाए, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी हार गए, इनका डिक्लाइन हो गया। वी टॉक अबाउट क्या क्या देकर गए, तो भाई बहुत कुछ देकर गए थे पोर्चुगीज, तो हमें अच्छे नए नए क्रॉप्स देके गए थे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन बना भी है इन प्रीलिम्स के, ये जो टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, कॉर्न, इन सब का जो इंट्रोडक्शन है इन इंडिया वो किसने किया, तो इट वाज पोर्चुगीज। ठीक है, तो उन्होंने पोटैटो, टोबैको, टोमेटो, चिलीज और पाइनएप्पल ये सब कुछ दिया था टू इंडिया। ओके, फिर प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पोर्चुगीज ही इंडिया में लेके आए थे एंड फर्स्टली इट वाज सेट अप इन गोवा इन 1556। ओके, और जो सबसे पहली बुक प्रिंट हुई थी वो थी मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया, है ना। पोर्चुगीज के आने से थोड़ा बहुत नेवल पावर की समझ भी इंडिया में आई कि भाई नेवल पावर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सी में पावर रखना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज का भी इमरजेंस हुआ, इस चीज का भी इंट्रोडक्शन हुआ। एंड देन द फोर्थ बीइंग आर्किटेक्चर, और जो पोर्चुगीज थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, वो चर्चेज नहीं होते हैं ऐसे स्पाइक्स और आर्चेस के साथ, ऐसे ऐसे वाले बहुत बड़े बड़े से, है ना। तो ऐसा इंट्रोडक्शन किया, ये पोर्चुगीज ने ही किया था। कैसा बनाओ भाई, सुंदर लगता है। देखो अब पोर्चुगीज के बाद आए डच। डच कब आए? 1602 में। तो ये जो आई, ये इनके पास रॉयल मोनोपोली थी। ये जो थे ये जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। ठीक है, देवर जॉइंट स्टॉक कंपनी टू इशू स्टॉक्स। ओके, अभी इनको किस चीज का पावर दिया गया था कि भाई आप लड़ाई वड़ाई कर सकते हो, ट्रीटीज कंक्लूड कर सकते हो और अपने फोर्ट्स बना सकते हो। ठीक है, ये पावर दी थी डच को। अब ये डच बोला किसको जाता है? जो नेदरलैंड्स में लोग रहते हैं ना उनको डच बोला जाता है। ये आप अच्छे से समझ लो, है ना। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई डच है कौन, तो डच वही लोग हैं जो नीदरलैंड्स में रहते हैं, उनको डच बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री बनाई थी अपनी मसूलीपट्टनम में इन 1605। डच लोगों ने ना कॉइन्स भी बनाने चालू करे थे, कॉइन मिंटिंग भी चालू हुई थी जिसमें ये डिपिक्ट करते थे इमेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। वेंकटेश्वरा, इनकी इमेज डिपिक्ट करते थे इन कॉइन्स में। और कहाँ कहाँ ये मिंट्स लगाई थी। मिंट क्या होती है? कॉइन्स छापने की जगह बोल लो आप या बनाने की जगह बोल लो। ये बनाई थी इन्होंने कोचिन में, मसूलीपट्टनम में, नागापट्टनम में, पौंडीचेरी में और पॉलीकट में। ओके, अब जो डच थे, डच किससे मतलब माने जाते हैं कि भाई डच का किस चीज में मोनोपोलाइजेशन था? तो जो डच थे उन्होंने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली थी इन स्पाइस ट्रेड। उन्होंने ब्रिटिशर्स से बोल दिया था आप सब में ट्रेड करो, आप स्पाइस में मत करो। तो स्पाइस में ट्रेड में जो है मोनोपोलाइजेशन कर लिया था डच ने, और ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से ओके थे। अब इन ये स्पाइस ट्रेड में पूरे हो गए थे और एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, इंडिगो, सिल्क, ओपियम, ये सारी चीजें इंडिया से, जिसकी वजह से इनकी बाद में ब्रिटिशर्स से भसड़ भी होगी। अभी इतना समझ लो कि जो डच हैं, डच ने मोनोपोलाइजेशन किया था इन स्पाइस ट्रेड। ओके, अभी ऐसा बाद में चल के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन सकता है कि डच जो थे, डच ने किन चीजों पे मोनोपोलाइजेशन किया था और विच यूरोपियन पावर मोनोपोलाइज्ड स्पाइस ट्रेड। ओके, तो द आंसर विल बी डचेस। ओके, इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री है वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी इन कोचिन। बाद में चल के ना इनकी ब्रिटिशर्स से बड़ी गंदी लड़ाई सी हुई और बैटल ऑफ बिडारा हुआ इन 1759, और इसमें जो इंग्लिश थे जिसको क्लाइव लीड कर रहा था वो जीत गए थे। ठीक है, और डच हार गए थे। जब हार गए ना तो चुपचाप फिर बैठ गए। 7 ईयर लॉन्ग वॉर हुई थी ये। ठीक है, और इस बैटल को बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोला जाता है या हुगली भी बोला जाता है। ओके, बैटल ऑफ चिंसुरा और हुगली।
अभी फिर क्या हुआ, 1825 में ये सब कुछ अपनी जितनी भी सेटलमेंट्स वगैरह थी वो सब कुछ बेच बाच के, ब्रिटिशर्स को बेच बाच के चले गए थे। ठीक है, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये लिक्विडेफाई हो गई थी इन 1798। ये तो बहुत ज्यादा डीप में जाके मैंने बोल दिया, ये बेसिकली ज्यादा इंफॉर्मेशन है फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल पीपल, बट इट इज वेरी मच नॉट नेसेसरी फॉर जीएस। बस ऐसे याद कर लो या समझ लो, 1825 में ये सब कुछ अपना बेच बाच के चले गए थे। ऐसे डेन्स भी सब कुछ बेच बाच कर गए थे। ठीक है, तो अभी ये याद कर लो, डच गए थे 1825 में सब कुछ बेच बाच के टू दी ब्रिटिशर्स। और अभी ये डच की एक और हार थी। अब वो हार क्या थी, 1741 में हमारे एक राजा थे जिनका नाम था मार्तंड वर्मा। मारथंड वर्मा, मारथंड वर्मा जो है ना, वो केरला के थे। केरला या ट्रेवेनिकोर, आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। बैटल ऑफ कोलाचल हुई, और बैटल ऑफ कोलाचल में बहुत बुरी तरीके से डच को हरा दिया था हमारे मारतंड वर्मा ने। ओके, तो डच ऐसे आए और ऐसे इनका डिक्लाइन भी हो गया। अब पढ़ते हैं अपन इंग्लिश के बारे में, मच मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश जब आए ना, तब जहांगीर बैठा हुआ था कोर्ट में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन चुका है प्रीलिम्स में कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स के जो आए थे हमारे, वो किसके कोर्ट में आए थे, किसके कोर्ट में, विलियम हॉकिंस गए थे। तो इट वॉज द कोर्ट ऑफ जहांगीर। उस समय पे जहांगीर मुगल एम्परर थे। ठीक है, अभी 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रॉयल चार्टर मिला बाय क्वीन एलिजाबेथ। वो 1 to 15 ईयर्स का चार्टर था कि भाई आप 15 साल तक बिल्कुल आराम से ट्रेड ट्रेड सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अभी ये जो 1608 में उन्होंने कोशिश करी कि भाई हमें ना फैक्ट्री वैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। सबसे पहले तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंग थे, विलियम हॉकिंग गए कोर्ट ऑफ जहांगीर में, और उन्होंने ना अच्छा खासा इम्प्रेस कर दिया था। मतलब वो ना लैंग्वेज लैंग्वेज सीख के गए थे कि भाई मैं एकदम इम्प्रेस कर दूं। फिर उनको ये था, एम था उनका 1611 में कि वो मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बना लें, पर वो ये चीज नहीं कर पाए। अच्छा, उस समय पर ना जो हमारे पोर्चुगीज थे वो बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं भाई, हमें अपनी सुपीरियोरिटी साबित करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा। तो 1611 में हुई बैटल ऑफ स्वाली होल। बैटल ऑफ स्वाली होल मतलब ये मान लो ब्रिटिशर्स पोर्चुगीज को सॉलो कर गए थे। इससे याद नाम रह जाएगा, बैटल ऑफ स्वाली होल। बहुत सारे बैटल्स आई कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें जो लड़ाई हुई हुई पोर्चुगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स। इसमें पोर्चुगीज जो है वो हार गए, दे लॉस्ट। और जब ये हार गए ना, ये चीज जहांगीर ने विटनेस करी, और जब ये चीज जहांगीर ने देखी तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया बाय ब्रिटिशर्स के, अरे भाई दम है तुम में। तो उसने फिर इजाजत दे दी थी कि जाओ भाई, सूरत में तुम्हें अगर फैक्ट्री लगानी है तो सूरत में जाके फैक्ट्री लगा लो। तो सबसे पहली फैक्ट्री जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने लगाई थी 1613 में सूरत में। ओके, ये पूरी कहानी है, याद हो जाएगी। अब 1613 में सूरत में फैक्ट्री लगी, उसके आगे की कहानी सुनते हैं। 1615 में थॉमस रो आए। अब ये थॉमस रो है, अपने मन से तो आया नहीं था भाई, है ना किसी ने तो भेजा हुआ। तो किसने भेजा था, किंग जेम्स ने। किंग जेम्स दी फर्स्ट, इसने भेजा थॉमस रो को कि जाओ भाई, तुम जहांगीर के कोर्ट में जाओ और उससे फरमान लेकर आओ। जहांगीर के कोर्ट में जाओ और फरमान लेके आओ। फरमान किस चीज का, टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन मुगल टेरिटरी। क्या, मुगल टेरिटरी में फैक्ट्री बनानी है भाई साहब हमें, और अब आप इस चीज की इजाजत दे दो। जहांगीर भाई साहब बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे ही, उनने फरमान दे दिया कि जाओ भाई, मुगल टेरिटरी में जहां मन करे तुम अपनी फैक्ट्री लगा लेना। अभी ये जो फरमान है ना, ये बहुत भारी पड़ गया था इंडिया को बाद में चलकर। क्या हुआ फिर उसके बाद, 1625 में सूरत था, सूरत को फोर्टिफाई कर लिया। ठीक है, उन्होंने कोशिश करी फोर्टिफाई करने की, पर हार गए कि नहीं भाई, अब ये फोर्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुगल्स ना बहुत ज्यादा ऐसे डंडा सा कर रहे थे कि नहीं हम तो तुम्हें नहीं करने देंगे। मुगल परेशान कर रहे थे, इंग्लिश को समझ में आ गया था कि नहीं भाई ये तो हमें नहीं करने देंगे। तो फिर ये शिफ्ट हो गए मद्रास में। दे शिफ्टेड टू मद्रास, और उन्होंने मद्रास को अपना सेंट्रल फोकल पॉइंट बना लिया। वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उनके लिए। So they shifted from Surat to Madras because they were not able to fortify their factory in Surat. Okay, this was the reason. फिर हम आते हैं 1639 में। 1639 में फ्रांसिस डे था। फ्रांसिस डे ने क्या किया, मद्रास ले लिया।
मद्रास ऑब्टेन कर लिया बाय राजा ऑफ चंद्रगिरी। चंद्रगिरी का जो राजा था उससे उसने मद्रास ले लिया ऑन लीज। लीज पे लिया था, अक्वायर नहीं किया था, याद रखना। ठीक है, तो चंद्रगिरी के जो राजा थे उससे उसने मद्रास ले लिया ऑन लीज और वहां पे बनाया अपना फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था मद्रास में। एंड किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने। कैसे बनाया? राजा चंद्रगिरी से मद्रास लीज पर लेकर। ठीक है, किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने इन 1639। फिर देखते हैं क्या हुआ 1690 में। फोर्ट देवनापट्टनम, ओके, फोर्ट देवनापट्टनम को नाम दे दिया गया था फोर्ट सेंट डेविड। देखो ये ना जो फैक्ट्स हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज इट इज अबाउट ब्रिटिशर्स, इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि पोर्चुगीज ने ऐसे काम नहीं किए होंगे या डच ने ऐसे काम नहीं किए होंगे, डेन्स ने ऐसे काम नहीं करे होंगे या फ्रेंच ने नहीं करे होंगे, सबने करे हैं, पर इम्पोर्टेंट ब्रिटिशर्स का ज्यादा है। ये जो की पॉइंट्स हैं ये ब्रिटिशर्स के ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि यही आए थे और यही राज कर रहे थे, है ना। अगर डच ने राज किया होता तो उनके भी जो एक्टिविटीज हैं वो इम्पोर्टेंट होती, बट अभी यहाँ पर इनकी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगर देखें तो 1651 में बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई और वो कहाँ लगाई गई थी? हुगली में। सो द फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल was established in 1651 at हुगली। ओके, 1690 में जॉब चारनॉक ने फैक्ट्री बनाई थी सूतानुती में। इट इज ऑल्सो इन दी बंगाल पार्ट। ओके, सूतानुती में फैक्ट्री बनाई और फिर उसको फोर्टिफाई किया। जब उसको फोर्टिफाई किया तो उसको नाम दिया गया फोर्ट विलियम इन 1700। देखो हम 1700 तक तो आ ही चुके हैं, है ना। और ये फोर्टिफिकेशन किया था, वो किया था सर आयरकूट ने, चार्ल्स आयरकूट। ओके, ये सबसे पहले प्रेसिडेंट भी बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस फैक्ट्री एंड ऑल ओनली। यार ऐसे प्रेसिडेंट कोई ब्रिटिश का नहीं बनाता वो आदमी। देखो अब 1698 में क्या हुआ? सूतानुती, कालीकता और गोविंदपुरी, ये तीनों जगह की जमींदारी ना मिल गई थी ब्रिटिशर्स को। और किससे मिली थी? बाय अजीम उस शान। ये सूबेदार था बंगाल का। तो ये जो सूबेदार था ना बंगाल का, इसने जमींदारी दे दी थी सूतनुती, कालीकता और गोविंदपुरी की ब्रिटिशर्स को। ओके, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर। फिर आ जाते हैं हम 1661 में। 1661 में क्या हुआ? चार्ल्स द सेकंड की शादी हो गई थी पोर्चुगीज के उनके बहन के साथ। तो उसको दहेज में बॉम्बे मिल गया था, तो अब बॉम्बे भी आ गया उसके हाथ में। ठीक है, जो कि उसने बाद में 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज में दे दी थी। ये बॉम्बे लीज में दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर हाउ मच रुपीज? ओनली फॉर 10 पाउंड अ ईयर। सिर्फ 10 पाउंड में हमारी बम्बई बिक गई थी। देखो सोचो। फिर 1771 में हमारे फारूक सियार चाचा, जो कि उस समय पे मुगल बादशाह थे, वो चले तो उन्होंने क्या किया? फरमान दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ही इशूड फरमान टू ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। उस फरमान में क्या था? ट्रेड, इजी ट्रेड, के ज्यादा ऐसे आराम से ट्रेड करो आप पूरे बंगाल में, ओनली फॉर 3000 रुपीज पर ईयर। ओके, सो सालाना 3000 रुपए में बंगाल में ट्रेड फ्री फ्री फ्री। ठीक है, जैसे कि ऐसे आटा भाव का तेल भाव है। ये रहा फारूक सियार का फरमान। ठीक है, जो 1717 में दिया था उसने। उसमें क्या हुआ? मैग्ना कार्टा बोला जाता है, इट इज मैग्ना कार्टा फॉर कंपनीज ट्रेड। 3000 रुपए में सालाना, 3000 रुपए में ड्यूटी फ्री कर दिया था ट्रेड पूरे बंगाल में। दस्तक का राइट दे दिया था। दस्तक का राइट क्या होता है? कि अभी किसी को इस जगह से उस जगह अपना गुड पहुंचाना है, मतलब एप्पल की टोकरी पहुंचानी है, तो ब्रिटिशर्स को ये राइट दे दिया गया था कि एक आदमी पे अब बढ़िया से आराम से वो